गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजोगा पे। आज हम अपनी मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत जो चार डायनेस्टीज के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। हम समझेंगे सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बाद नॉर्थन इंडिया कमजोर हो गया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि फॉरेन इन्वेजन इंडिया में होने स्टार्ट हो गए थे, जो कि अरब से या फिर ईरान से, अफगानिस्तान से इन्वेडर्स आते थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसी का ये रिजल्ट हुआ कि बाद में जाके एक इन्वेडर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी थी। अब हम इन सभी डायनेस्टी के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, कौन से इनके फाउंडर्स थे, कौन से इनके रूलर्स थे, क्या इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, कौन से इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। इसलिए दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। हमने मेडिवल पीरियड अपना स्टार्ट करता है 700 एडी से। 700 एडी में जब पहली बार मुस्लिम रूलर्स आए थे, 700 जब पहली बार मुस्लिम रूलर जो 712 में आए थे इंडिया में, जब हमारे मेडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और ये 700 में फिर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है हमारा, जो 1200 एडी तक रहता है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल 700 से 12 एडी तक रहता है। तीनों पार्टीज, तीनों किंगडम्स आपस में कन्नौज के लिए फाइट करते हैं। फिर 1206 से 1526 तक हमारे दिल्ली सल्तनत का रूल रहता है। 1526 क्यों? क्योंकि 1526 में बाबर आ जाता है। बाबर और आखिरी लोधी किंग के बीच में एक वॉर होती है, पानीपत वन वॉर होती है, जिसमें बाबर जीत जाता है, दिल्ली सल्तनत हार जाती है और मुगल का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है इंडिया में। पर 1200 से 1526 के पीरियड को हम दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहते हैं। हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि कौन से इन्वेडर्स थे जिन्होंने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का फायदा उठा के इंडिया में इन्वेट करना स्टार्ट करा। ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था 1000 एडी के दौरान, जब काफी सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए थे इंडिया में, जिनमें से सबसे प्रमुख थे हमारे मोहम्मद गजनी। महमूद गजनी जो इतने पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया में 17 बार रेड करी थी। एक रेड में भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिली, इन्हें 17 बार रेड करी इंडिया में। और सबसे ज्यादा बड़ा जो रेड किया था वो था सोमनाथ टेम्पल में। सोमनाथ टेम्पल जो प्रेजेंट डे के गुजरात में है, इसमें इतना ज्यादा सोना था, बहुत ज्यादा सोना था इसमें। सोना और सोना चांदी हीरे बहुत कुछ था इसमें। जो महमूद गजनी को 17 बार लग गए इसका सोना लूटने में और अपने देश वापस अफगानिस्तान भेजने में। महमूद गजनी का कभी भी एम इंडिया पे रूल करना नहीं था, वो बस एक इन्वेडर था, एक लुटेरा था जो इंडिया से पैसे लूटता था और अपने देश वापस भेज देता था। 1080 में उसकी रेट स्टार्ट हुई थी 17 बार। फिर उसके बाद महमूद गजनी के बाद आया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी में एक बहुत ही बड़ा अंतर था। महमूद गजनी सिर्फ एक इन्वेडर था जिसका मकसद कभी भी रूल करना नहीं था, सिर्फ पैसा लूटना था, जबकि मोहम्मद गौरी इंडिया में एक्सपेंशन करना चाहता था, अपने गौरी किंगडम की, यानी अपने अफगानिस्तान के किंगडम की एक्सपेंशन करना चाहता था इंडिया में। इसलिए इसने इंडिया में कैसे वॉर, उस दौरान इंडिया में कौन था, उस दौरान चौहान डायनेस्टी के जिम्मे था मोहम्मद गौरी को हराना। क्योंकि जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि कैसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बाद प्रतिहारा किंगडम्स, जिसकी जिम्मे था फॉरेन इन्वेजन को रोकना, हमारे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर यानी हमारे राजस्थान, गुजरात, इस रीजन में प्रतिहारा का रूल हुआ करता था। पर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के कारण प्रतिहारा बहुत ही छोटा सा किंगडम रह गया था और हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पे आ गए थे चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी ने मोहम्मद गौरी का बहुत ही ज्यादा बहादुरी से सामना करा था। मोहम्मद गौरी और बाकी इन्वेडर्स का बहुत ही बहादुरी से सामना करा था। और दो इनके उस दौरान के जो किंग थे हमारे पृथ्वीराज चौहान,
उन्होंने 2 वॉर भी लड़ी थी मोहम्मद गौरी से। 1191 में पहली वॉर ऑफ टेरेन। टेरेन जो कि एक हरियाणा में एक जगह है, वहां पे ये वॉर लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसलिए इसको टेरेन 1 भी कह देते हैं। इस वॉर में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा के भेज दिया। उनको हरा दिया, पर सोचा कि ये भी मोहम्मद गजनी की तरह एक इन्वेडर ही है, एक लुटेरा ही है, इसको मारो मारो और भगा दो इसको यहाँ से, ये वापस नहीं आएगा जब ये हमारी ताकत देख लेगा। पर ये उनकी गलती थी। मोहम्मद गौरी का मकसद यहाँ पे किंगडम की एक्सपेंशन करना था, ना कि सिर्फ रेड करना। इसका ये रिजल्ट हुआ कि अगले साल 1192 में मोहम्मद गौरी दोबारा आया और इस बार टेरेन 2 वॉर लड़ी गई। इस बार जब मोहम्मद गौरी आया, वो बेटर प्रिपरेशन के साथ आया, बड़ी आर्मी के साथ आया और बेटर स्ट्रेटेजी के साथ आया, और इसलिए काफी सारे इंडियन रूलर्स ने भी मोहम्मद गौरी की मदद करी थी इस बैटल में, जिनमें से सबसे प्रमुख है हमारे जयचंद। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को मिलिट्री वाइज तो कोई सपोर्ट नहीं दिया, पर उसको इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। उसको बताया कि पृथ्वीराज चौहान की क्या रणनीति होती है, कैसी मिलिट्री फॉर्मेशन होती हैं, और कौन से सीक्रेट वेज होते हैं जहाँ से तुम अपनी आर्मी को आसानी से लेके आ सकती हो इंडिया में। जैसे कि हिंद कुश का जो एरिया है अफगानिस्तान से कश्मीर में आता है, वो हिंद कुश, उस एरिया का उन्होंने पता बताया था जयचंद ने। इन सभी का रिजल्ट हुआ कि टेरेन 2 में जो कि हरियाणा में एक रीजन है, उसमें इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उन्हें बंदी बना के अपने साथ ले गए। ऐसी कहानियां हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था उन्होंने, बंदी बना के उनकी आंखें ले ली थी, उन्हें अंधा कर दिया था। पर पृथ्वीराज चौहान हारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जब उनकी आंखें चली गई थी, तो उन्हें एक ऐसी विद्या आती थी कि वो आवाज सुनते ही तीर चला देते थे। ये ऐसी कहानियां लिखी गई हैं कि उन्होंने अपनी उस विद्या का इस्तेमाल करके मोहम्मद गौरी को उसकी आवाज पे फोकस करके उसको मार गिराया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मोहम्मद गौरी इंडिया पे जीत के टेरेन 2 में की वॉर में जीत के पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भी कभी इंडिया पे रूल नहीं कर सका। उसकी जगह उस मोहम्मद गौरी ने अपना एक जनरल छोड़ दिया इंडिया या फिर दिल्ली अजमेर के उस रीजन पे रूल करने के लिए, जो कि जिसने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया था मोहम्मद गौरी ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे जाके अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो मर गया था। उसके बाद उसने बाद में आगे आने वाले रूलर को अपनाया नहीं और खुद की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, दिल्ली सल्तनत या फिर स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर या फाउंडर रूलर भी थे, उन्होंने पहले जब अपने आप को इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर दी और आगे जाके जयचंद पे भी हमला कर दिया, जयचंद को भी हरा के उसका किंगडम छीन लिया। जयचंद जिन्होंने मोहम्मद गौरी की मदद करी थी पृथ्वीराज चौहान को हराने में, पर
इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने चेचन को भी हरा दिया। ये पहले रूलर थे और इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये बहुत ही दानवीर थे, मतलब बहुत ज्यादा दान दिया करते थे अपने लोगों को, इसलिए इनका नाम लख बख्श भी रखा गया है। लख बख्श जिसका मतलब है 1 लाख कॉइन्स, इन्होंने 1 लाख कॉइन्स का डोनेशन दिया था, 1 लाख गोल्ड कॉइन्स का, इसलिए इनका नाम लख बख्श भी रखा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार जो कि इंडिया में जो कि दिल्ली में स्टैब्लिश है, उसकी नींव रखी थी। जो कि कुतुब मीनार बहुत ही बड़ी मॉन्यूमेंट थी अपने समय के हिसाब से, उसको बनाना किसी एक रूलर के टाइम पीरियड में, एक रूलर के जीवन काल में मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन सा ही था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी थी, उसका फर्स्ट फ्लोर बनाया था। बाकी हम देखेंगे कैसे आगे आगे आने वाले रूलर्स ने उसकी बाकी बनाए थे। हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने उसका गेट बनाया था, ऐसे सबने मिलकर बनाया था कुतुब मीनार को, उसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जो कुतुब मीनार है ये एक सूफी संत के ऊपर बनाया गया, उनको डिवोट करते हुए बनाया गया है, जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये एक सूफी संत थे उस समय के, बहुत ही फेमस, उनके नाम पे बनाया गया है कुतुब मीनार। अच्छा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कुतुब मीनार किसके ऊपर, किसको डिवोशन में, किसके किसके नाम पे बनाया गया है। तो कई बार अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया तो अपने नाम पे बनाया होगा, नहीं, उन्होंने अपने नाम पे नहीं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम पे बनाया गया है। अच्छा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये बहुत ही ये एक स्टार्टिंग में स्लेव थे, इनको मोहम्मद गोरी ने खरीदा था स्लेव मार्केट से। फिर इनको, ये मिलिट्री स्लेव थे, उस समय ये आम था कि जो मिलिट्री स्लेव होते हैं वो जो मिलिट्री में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इनको पहले जनरल बनाया गया और जनरल से इनको दिल्ली का सल्तनत बनाया गया, ये धीरे धीरे रैंकिंग में ऊपर उठते चले गए। क्योंकि ये स्लेव थे इसलिए उन्होंने अपने अगले वंशज या फिर अपने अगले उत्तराधिकारी भी एक स्लेव को ही चुना। उन्होंने एक स्लेव यानी इल्तुतमिश को चुना, उसको पहले अपना दामाद बनाया और उसको बाद में अपनी मरने के बाद गद्दी सौंप दी थी। इनकी मृत्यु, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु एक गेम खेलते हुई थी, पोलो। पोलो एक घोड़े पर खेले जाने वाला गेम होता है, जैसे कि हॉकी सर कह सकते हो तुम, घोड़े पर खेली जाने वाली हॉकी, इसको पोलो कहते हैं। इस गेम को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी और पहली मस्जिद भी बनाई थी, पहली मॉस्क भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई थी। देखो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले जो मेजरली सही मायने में इंडिया में मुस्लिम रूलर आए थे वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, तो सबसे पुरानी मॉस्क भी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनाएंगे, है ना। जिन्होंने दिल्ली में बनाई थी ख्वात उल इस्लाम। ख्वात उल इस्लाम इंडिया की सबसे पुरानी या फिर सबसे पहली मॉस्क है, जो कि बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। अब हम दूसरी बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो कि एक स्लेव थे और सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु पोलो खेलते हुए होने के कारण इल्तुतमिश को नया सुल्तान डिक्लेयर कर दिया गया। इल्तुतमिश ने जो पूरी अपनी जो सोसाइटी, पूरी जो एम्पायर था, उनको छोटी छोटी प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, जिनका नाम, जिनको कहते थे इक्तास। इक्तास में डिवाइड कर दिया था छोटी छोटी प्रोविंसेस में, और जो भी अपनी मिलिट्री को सैलरी देते थे वो इक्तास में ही दिया करते थे। और जो इक्तास को कंट्रोल करते थे उनका नाम होता था इक्तदार या मुफ्तीस। मुफ्तीस या फिर इक्तदार, इनके जनरल का कह लो या फिर प्रोविंसी के हेड को कहते थे। और इन्होंने दो तरीके के कॉइन्स इशू करे थे, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन। सिल्वर कॉइन जिनको टंकन कहा जाता था, टंका, और कॉपर कॉइन
जिनको डिजिटल कहा जाता था। जो हम रुपये आज के समय में पढ़ते हैं, वो जो रुपीस हम आज के समय में पढ़ते हैं या बोलते हैं, अपना रुपया, पैसा, ये सब कुछ शेरशाह सूरी ने नाम दिया था। शेरशाह सूरी से पहले जो कॉइन हुआ करते, सिल्वर या कॉपर के कॉइन, उन्हें टंका या फिर जित्तर कहा जाता था, जो कि नाम दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश ने टर्किश 40 नोबल मैन्स को भी मंगवाया था। ये 40 नॉर्मैंस या फिर उसके 40 डिप्लोमेट्स थे, जो उसके कोर्ट में रहते थे और उसको हर काम में, हर छोटी छोटी समस्या में सलाह दिया करते थे। इनको चहल गरीबी कहते थे, इन 40 मैंस को। चहल गनीवी कहते हैं इन 40 नोबल टर्किश मैंस को। और इल्तुतमिश के बाद उसके बाद इल्तुतमिश ने रजिया सुल्ताना को अपने गद्दी दे दी थी। रजिया सुल्ताना को थर्ड उनके बनी थी रजिया सुल्ताना, पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वो थी रजिया सुल्ताना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना जो ने पर्दा सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया था और अपने कोर्ट में बाकी सभी और फीमेल दरबारियों को भी मना कर दिया था कि तुम्हें पर्दा सिस्टम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं रूल्स के कारण और इनकी फीमेल होने के कारण उन 40 कोर्ट्समैन को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। उन्हें लगा कि हम एक फीमेल के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। जो हमारे रिलीजन है वो हमें अलाउ नहीं करता है एक आइडियल सोसाइटी को फीमेल के द्वारा रूल करवाना। ये हमारे रिलीजन अलाउ नहीं करता है। इसी का रिजल्ट हुआ कि इन 40 कोर्टमैन ने इल्तुतमिश के बेटे यानी बैरम शाह के साथ मिलकर रजिया सुल्ताना को मार दिया। बैरम शाह के साथ मिलकर 40 कोर्ट्समैन ने रजिया सुल्ताना को मार दिया और बैरम शाह को राजा डिक्लेयर कर दिया था। इस दौरान रजिया सुल्ताना, इससे पहले रजिया सुल्ताना की मैरिज भी हुई थी। रजिया सुल्ताना की अल्टुनिया नाम के एक जनरल से मैरिज भी हुई थी। सबसे पहले अल्टुनिया ने भी रिवोल्ट कर दिया था रजिया सुल्ताना के खिलाफ। अल्टुनिया जो कि हमारे भटिंडा के एक जनरल थे, भटिंडा प्रेजेंट डे के भटिंडा रीजन में एक जनरल थे। उन्होंने रजिया सुल्ताना के खिलाफ बगावत भी करती थी और रजिया सुल्ताना को हरा भी दिया था वॉर में। पर उसके बाद दोनों में सलाह हो गई और दोनों ने मैरिज कर ली। सल्तनत में रही तो रजिया के हाथों में भी, पर अल्टुनिया उनके जनरल बन गए थे। पर इसके बाद ये सब कुछ किसी 40 कोर्ट्समैन को गवारा नहीं हुआ और उन्होंने रजिया सुल्ताना को मार दिया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे रूलर आते हैं वो है बलबन। बलबन जिनका मानना था कि जो राजा होता है या फिर सुल्तान होता है वो गॉड्स का नेक्स्ट होता है, वो ओनली नेक्स्ट टू गॉड होता है या फिर गॉड की शैडो होता है। इसलिए उन्होंने एक नया सिस्टम चालू किया, सजदा सिस्टम। सजदा सिस्टम जिसमें जो है जो लोग होते थे, जो भी दरबार में आता था अपने किंग के सामने, वो उनको एक खास लहजे में उनको सलाम देता था, जो कि एक तरीके की रिस्पेक्ट या फिर एक प्रेयर के तौर पर देखी जाती है। सजदा सिस्टम जो कि स्टार्ट किया था बलबन ने। बलबन आखिरी ग्रेट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी था। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी तो और भी रूलर्स आते हैं, पर कोई मेन बड़ा रूलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता। फिर हमारी खिलजी डायनेस्टी आती है जिसकी शुरुआत करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी जो कि फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी थी, ये सबसे पहले रूलर थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जिन्होंने इस बात को माना था कि इंडिया को पूरी तरीके से इस्लामाइज नहीं किया जा सकता है। हमें थोड़ा बहुत हिंदुइज्म को समझना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि हिंदुइज्म आखिरी समय तक भी एग्जिस्ट करेगा।
हम अंग्रेजों को पूरी तरीके से खत्म नहीं, एबॉलिश या फिर खत्म नहीं कर सकते हैं इंडिया से। इनके एक सन इन लॉ भी थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इनके सन इन लॉ थे, पर बाद में जाके अलाउद्दीन खिलजी को मार देते हैं और खुद ही राजा बन जाते हैं। खिलजी डायनेस्टी के दूसरे राजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि इन पूरे सभी राजाओं में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से सबसे एफिशिएंट राजा थे। हम जो है दो पूरी दिल्ली सल्तनत में एक तो अलाउद्दीन खिलजी है और एक महमूद तुगलक है, जिनके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम बाद में जब हम तुगलक के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो हम इन दोनों का एक कंपैरिजन भी बना के आपको दिखाएंगे। क्योंकि अच्छा, जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्हीं के दौरान जो है काफी सारे मंगोल इन्वेजन्स भी हो रहे थे। मंगोल इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के दौरान। जो मंगोलियंस हैं, ये चंगेज खान वाले मंगोलियंस नहीं है, ये चंगेज खान के वंशज हैं। जो सबसे पहले मंगोल्स आए थे वो इल्तुतमिश के दौरान आए थे। इल्तुतमिश के दौरान सबसे पहले मंगोल्स आए थे। क्या कहानी थी उसकी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले इल्तुतमिश के दौरान चंगेज खान आ गया था इंडियन बॉर्डर पे। उसने पर्शिया और फिर उसके बाद अफगानिस्तान कब्जा लिया था और इंडिया के बॉर्डर पे आ गया था। जो पर्शिया का किंग था उसने चंगेज खान को चैलेंज दिया था। फिर चंगेज खान ने पहले पर्शिया कब्जाया, फिर अफगानिस्तान कब्जाया, और हमारा पर्शियन किंग भागता भागता इल्तुतमिश की सल्तनत में आ गया था। इल्तुतमिश ने स्टार्टिंग में तो उसको जो है पनाह दे दी कि भैया आ जाओ, हम तुम्हें जो है संभाल लेंगे, जो भी आएगा देख लेंगे, संभाल लेंगे तुम्हें। पर फिर उसके जो 40 जो कि 40 उसके जो 40 कोर्ट्समैन थे, उन्होंने उसको सलाह दी, भाई क्या कर रहे हो, तो ये कोई आम राजा नहीं है, चंगेज खान है। जब इतना बड़ा पर्शिया एम्पायर ही जो है चंगेज खान को संभाल नहीं पाया, जब चंगेज खान ने पर्शिया को एकदम चुटकियों में हरा दिया, तो तुम तो एक छोटी सी दिल्ली सल्तनत के राजा हो। उस समय तो दिल्ली सल्तनत इतनी ज्यादा बड़ी थी भी नहीं। तो इल्तुतमिश को अपने कोर्ट्समैन की बात समझ में आ गई और उसे डिसाइड किया, भैया पर्शियन किंग, तुम तो अपने घर वापस जाओ, यहाँ पे जहां जाना है तुम जाओ, हम तुम्हें अपने यहाँ पनाह नहीं दे सकते, हमें मौत को बुलावा नहीं देना, हमें चंगेज खान को बुलावा नहीं देना है। इसी तरीके से इल्तुतमिश ने अपने स्मार्ट वे में बिना वॉर लड़े ही मंगोलियंस को इंडिया में एंट्री देने से रोक दिया था। पर जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम आया, जब तक चंगेज खान तो मर गया था, पर उसके वंशज आ गए थे जिन्होंने एक्सपेंशन करने का डिसाइड कर लिया था कि अब तो कुछ भी हो जाए, हम तो इंडिया में जाके रहेंगे, हम इंडिया की वेल्थ को लूट के रहेंगे। पर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजी अपनाई और इन सभी मंगोलियन इन्वेजन्स को रोका। अलाउद्दीन खिलजी के दौरान भी मंगोलियन इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे। और क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, सबसे पहले इसलिए पहला किंग था जिसने एक स्टैंडिंग आर्मी का सोचा कि भाई सिर्फ ये ऐसे नहीं चलेगा कि जनरल्स के पास या फिर इक्तेदार या मुक्ति के बाद, हमें बताया था ना, मुक्ति या इक्तेदार, जो प्रोविंस के हेड होते हैं उन्हें इक्तेदार या मुक्ति कहते हैं, सिर्फ उनके हाथ में सेना होती थी। पर अलाउद्दीन खिलजी का सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, जो हमारी कैपिटल सिटी है उसमें भी हमें एक स्टैंडिंग आर्मी रखनी पड़ेगी, ताकि अगर कोई मंगोलियन इन्वेजन होता है तो हमें दूर से अपनी आर्मी को बुलाना ना पड़े, दूर दराज गांवों से या फिर दूर दराज बॉर्डर से अपनी आर्मी को अपनी सेफ्टी के लिए बुलाना ना पड़े, हमारे पास पहले से एक स्टैंडिंग आर्मी हो अपनी कैपिटल में। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी थी और एक सी फोर्ट का भी निर्माण किया था। सी फोर्ट सिटी का एक निर्माण किया था जो कि हौसखास एरिया के पास में है, और उसको सी सिटी को, जो दिल्ली में ही है, पर इसको अपनी कैपिटल बना दी थी। अलाउद्दीन खिलजी की कैपिटल थी सिरी। जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी स्टार्टिंग में कैपिटल थी लाहौर, बाद में इन्होंने शिफ्ट कर ली थी दिल्ली में। इसके बाद से अब तक हमारी दिल्ली में ही कैपिटल रही थी, दिल्ली सल्तनत की। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दिल्ली के अंदर ही एक सी सिटी का निर्माण किया, सी फोर्ट सिटी का, जिसके अंदर ही अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखा करता था और उसको अपनी कैपिटल बनाई।
और ये अलाउद्दीन खिलजी ने और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, जैसे कि कुतुब मीनार है, उसका गेट भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। या फिर दरवाजा भी बनाया है। अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा बनाया, इसने सी सिटी बनाई, होस्का सिटी भी इसी के दौरान ही बनी थी, अलाउद्दीन खिलजी के दौरान। और ये पहला रूलर था जिसने रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सेपरेट कर दिया था। हमने पढ़ा कैसे बलबन जो अपने आप को भगवान ही मानने लग गया, अपने आप को सभी राजाओं को भगवान मानने लगे, यानी उसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को जोड़ दिया था। जबकि अलाउद्दीन ने इसको अलग अलग देखने की कोशिश करी। उसने कहा रिलीजन अपनी जगह है, और रिलीजन का जो मौलवी वौलवी का धके का जो पॉलिटिक्स में दखल मुझे पसंद नहीं है। अब मैं राजा हूँ, मैं अपने हिसाब से ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करूंगा। और जो इक्तेदार हैं और इक्तेदार से या फिर मुक्ति हैं, उनको भी से लगाम कस दी थी, उनको बहुत ही हार्श कंट्रोल में रख लिया था। उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उनकी जो पॉलिसी थी, वो मुक्तेदार के ऊपर कंट्रोल रखी थी, ताकि मुक्ति जो है कभी भी बगावत ना कर सके, इक्तेदार कभी भी बगावत ना कर सके अपने किंग के खिलाफ। अलाउद्दीन खिलजी ना कि सिर्फ मंगोल्स के खिलाफ लड़ रहा था, और उसने मंगोल्स के खिलाफ एक पॉलिसी भी दी थी अलाउद्दीन खिलजी की, ब्लड एंड आयरन की। एग्जाम में पूछा जाता है ब्लड एंड आयरन किसकी पॉलिसी थी और किसके खिलाफ थी। ब्लड एंड आयरन अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी थी मंगोलियंस के खिलाफ, अर्थात कि हमें जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रह के लड़ना पड़ेगा मंगोल के साथ बिल्कुल भी नरमता नहीं अपनानी पड़ेगी। जो भी मंगोल देखे काट डालो, उसको अपनी तलवार से उसका सर कलम कर डालो। ये पॉलिसी थी अलाउद्दीन खिलजी की। और ना कि अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ मंगोल्स के साथ लड़ रहा था, बल्कि इंडिया में अपनी एक्सपेंशन भी कर रहा था। दिल्ली सल्तनत को सबसे ज्यादा एक्सपेंशन, सबसे ज्यादा वॉर अलाउद्दीन खिलजी ने भी लड़ी है। अगर आपने पद्मावत देखी होगी तो उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र करा गया है। वो भी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर ही मूवी बनी है। उसने मालवा रीजन में एक्सपेंशन किया था अपनी दिल्ली सल्तनत का, रणथंभौर में एक्सपेंशन किया था, गुजरात में एक्सपेंशन किया था, और फिर साउथर्न इंडिया तक भी पहुंच गया था हमारा अलाउद्दीन खिलजी अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के दौरान। और इसी जब भी एक्सपेंशन करते हो तुम अपने एम्पायर का, तो तुम्हें ध्यान देना होता है भाई कहीं कोई तुम पीछे तुम्हारी सेना बाहर चली गई हो और पीछे से कोई तुम्हारे राज्य पे या फिर तुम्हारी कैपिटल पे कब्जा कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण था कि श्री सिटी फोर्ट में अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखता था, ताकि मंगोल्स आए तो श्री सिटी में संभाल लें और बाकी सारी सेना जो एक्सपेंशन करती चली जाए। और इसने जो थोड़ा जमींदारी सिस्टम और टैक्सेशन सिस्टम को भी बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्सेशन सिस्टम या जमींदारी सिस्टम को भी बदला था। एक डाउट एरिया आता है, जैसे हम जानते हैं पंजाब में 5 रिवर का एरिया होता है, उनमें से 2 रिवर के बीच के एरिया को डाउन रीजन कहते हैं। पंजाब का रीजन है उसमें 2 रिवर्स के बीच एरिया को डाउन कहते हैं। इसने वहां से इक्ता हटा दिया था, उसको एक प्रोविंसी नॉन प्रोविंसी डिक्लेयर करती थी। इक्ता यानी कि कोई प्रोविंस, हर प्रोविंस को इक्ता कहते थे। वहां से इक्ता सिस्टम हटा दिया था और उसको डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में ले आया था, अपने अंदर कंट्रोल, राजा के कंट्रोल में ले आया था डाउ रीजन को। इसने डाउ रीजन को लिया था। और इसके कुछ पोएट्स भी थे इसके दरबार में, 2 प्रमुख पोएट्स थे जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पहला था अमीर खुसरो, पहला अमीर खुसरो और दूसरा मीर हसन। ये 2 इसके पोट के पोएट्स थे। हम देखेंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी की स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही अलग है तुगलक डायनेस्टी के हमारे मोहम्मद तुगलक से। जबकि अलाउद्दीन खिलजी भी जो है मंगोलियंस का सामना करते हैं, और मोहम्मद तुगलक भी मंगोलियंस का डट के सामना करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में हम सिर्फ स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी को ही कवर करेंगे।
बाकी बची हुई हमारी तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी अगली वीडियो में कवर होगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब तक की दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक बड़ी अच्छे से, बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी और भी वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें और ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।